नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, एक खबर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। रविवार की शाम यह हादसा हुआ जब रईसी अजरबैजान से लौट रहे थे और क्रैश में ईरानी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री से लेकर 9 लोगों की मौत हो गई। रईसी की मौत से ईरान इस वक्त सदमे में है। रईसी के काफिले के साथ 2 और हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे जो ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत से यात्रा कर रहे थे। हादसे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह कैसा मुमकिन हुआ कि काफिले के 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुंच गए और रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सभी संभावनाओं पर फिलहाल ईरान पर हादसे की जांच तेज हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति की मौत से पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है, शॉक्ड है। आखिर क्यों मची है रईसी की मौत से पूरी दुनिया में खलबली? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। ईरान का कोई कमांडर जनरल मारा जाए तो वहां सबसे पहले उंगली इजराइल पर उठती है और इस बार तो इजराइल और ईरान के बीच झड़प भी सारी दुनिया ने देखी है। दोनों देशों के बीच युद्ध के इतने करीब आने से पहले शायद कभी आए होंगे, लेकिन इस तनाव को ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत ने कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या ईरान के राष्ट्रपति की मौत सिर्फ एक हादसा है या फिर यह कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है? वैसे इजराइल से लेकर कई देशों के निशाने पर है रईसी, जिसमें अमेरिका का भी नाम शामिल है। न्यूक्लियर पावर राष्ट्र बनाने में जुटे ईरान से अमेरिका काफी ज्यादा नाराज था और इस हादसे के पीछे परमाणु कनेक्शन भी बताया जा रहा है। रईसी की मौत के पीछे क्या परमाणु बम कनेक्शन है? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान के दोस्त, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का यूं चले जाना हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इब्राहिम रईसी की मौत पर अफसोस जाहिर किया है, दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में हिंदुस्तान ईरान के साथ खड़ा है। हिंदुस्तान ने रईसी की मौत पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है। हिंदुस्तान के लिए ईरान फारस की खाड़ी में एक अहम ताकत है। ऐसे में दोनों देशों के बीच सैन्य ताकत, सुरक्षा संबंध काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। ईरान के 2 बड़े दुश्मन अमेरिका, इजराइल है, लेकिन हिंदुस्तान ने कभी खेमेबाजी वाला खेल कभी नहीं किया और दुनिया भर के देशों में द्विपक्षीय रिश्तों पर जोर देता रहा है। यही वजह है कि हिंदुस्तान ने अमेरिका, इजराइल के साथ साथ ईरान से भी अच्छे रिश्ते रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या रईसी की मौत से हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान है? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इजराइल से तनाव, अमेरिका से विवाद के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और इस खबर से पूरी दुनिया हैरान है। जहां एक तरफ इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, जंग के हालात इस वक्त नजर आ रहे थे। ऐसे वक्त में ईरान के राष्ट्रपति की मौत एक हादसा है या फिर साजिश है, यह एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।
63 साल के रईसी अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे और इस उद्घाटन के बाद वो ईरान के तबरेज शहर की तरफ लौट रहे थे। तभी उनका हेलीकॉप्टर शाम करीब 7 बजे से लापता हो गया, जबकि 2 हेलीकॉप्टर उनके साथ चल रहे थे। रात भर की तलाश की जाती है। घने कोहरे और भीषण ठंड की वजह से सर्च ऑपरेशन में बेहद मुश्किल होती है। आखिरकार रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश की खबरें आती रही। ईरानी अधिकारी ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो पूरी तरीके से जल गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला, मस्जिद के इमाम अयातुल्लाह अल हाशिम, पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मलिक रहमती से लेकर 9 लोग सवार थे और हादसे में सभी लोग की मौत हो गई। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा अजरबैजान की पहाड़ियों पर मिला। हेलीकॉप्टर का मलबा देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि इस क्रैश में किसी के बचे होने की कोई संभावना नहीं। राष्ट्रपति रईसी की हादसे में पहले एक वीडियो सामने आया था हादसे से पहले, जिसमें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एसोसिएट प्रेस द्वारा जारी इस वीडियो में रईसी को अपने सहयोगियों के साथ हेलीकॉप्टर में बैठे देखा जा सकता है। रईसी को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के हाथ मिलाते हुए बातचीत करते हुए दिखाया जा रहा है, जो लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 63 साल के इब्राहिम रईसी एक कट्टरपंथी छवि के नेता माने जाते थे। उन्हें ईरान के राष्ट्रपति सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खेमनेई के करीबी के तौर पर देखा जाता और कुछ एक्सपर्ट का यह मानना है कि वो खेमनेई की मौत के बाद या पद से इस्तीफा देने के बाद खेमनेई की जगह ले सकते थे। इब्राहिम रईसी ने ईरान के राष्ट्रपति चुनाव 2021 में जीता था। साल 2025 में उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजरायली की मौत से ईरान इस वक्त सदमे में है। ईरान के लोग बेहद गुस्से में हैं, नाराज हैं। रईसी की मौत पर ईरान में 5 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई और इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनेई ने मोहम्मद मोखबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का ऐलान भी कर दिया। मोखबर को ही ईरान के सुप्रीम लीडर का बेहद करीबी माना जाता था। मोखबर अगले 50 दिन तक ये जिम्मेदारी निभाएंगे, ये दायित्व निभाएंगे और चुनाव के बाद ईरान को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। तब तक मोखबर ही संसद के स्पीकर, न्यायपालिका के साथ देश के प्रमुख फैसले लेंगे। रईसी की मौत के बाद फिलहाल ईरान पर उत्तराधिकारी का जो संकट था वो टल गया है, लेकिन रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। जब यह हादसा हुआ तब रईसी अजरबैजान बॉर्डर इलाके से लौट रहे थे। उनके काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, तो बाकी हेलीकॉप्टर महफूज हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन रईसी का हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, ध्वस्त हो गया, जबकि उनका हेलीकॉप्टर अच्छी कंडीशन वाला था। और यही बात कई सवालों को जन्म दे रही है। कई लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने खराब मौसम के बावजूद पायलट ने आगे बढ़ने का फैसला क्यों लिया, वापस क्यों नहीं लौटा, आखिर क्यों राष्ट्रपति वाला ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, बाकी दोनों हेलीकॉप्टर सेफ लैंड कैसे हो गए, सिक्योरिटी क्या कर रही थी। जब भी कोई वीवीआईपी कहीं मूवमेंट करता है तो इसकी सिक्योरिटी का खासा ख्याल रखा जाता है। जबकि 3 जहाज हेलीकॉप्टर साथ चल रहे थे तो एक कैसे फटक गया और 2 सिक्योरिटी वाले जो हेलीकॉप्टर थे वो उनका साथ क्यों नहीं थे। अगर मौसम खराब था तो फिर उसको उड़ने की इजाजत किसने दी, क्यों दी। क्योंकि मौसम की वजह से ये हादसे की बात हो रही है।
लेकिन इस साजिश से इनकार भी नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ा सवाल यह है, यह हादसा अजरबैजान के दौरान के क्यों हुआ? और हेलीकॉप्टर क्रैश साइट भी अजरबैजान बॉर्डर पर ही थे। क्या कोई यह साजिश है? क्या कोई प्लानिंग का हिस्सा था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हर किसी को परेशान कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अजरबैजान के इजराइल से काफी करीबी रिश्ते बताए जा रहे हैं। ईरान पर हमले भी इजराइल ने अजरबैजान की जमीन से ही किए थे। इजराइल और अजरबैजान दोनों एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। अजरबैजान को इजराइल से काफी ज्यादा मदद मिलती है, खासकर जब उसकी आर्मेनिया के साथ लड़ाई हुई तो इजराइल उसके साथ खड़ा था। ये तमाम वो सवाल हैं जो शक पैदा करते हैं। रईसी की मौत के बाद दुनिया भर में एक बार फिर से खलबली मचनी शुरू हो गई। ईरान और इजराइल में पहले से ही तानातनी लगातार बनी हुई है। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच तनाव इस कदर ज्यादा बढ़ गया कि ईरान ने इजराइल पर 350 ड्रोन मिसाइल से हमला कर दिया था और इसका जवाब इजराइल ने भी दिया था। रईसी का इस हमले में फैसले का बड़ा योगदान माना जाता था और इतना ही नहीं, वो खुलेआम इजराइल को बर्बाद करने की धमकी देते थे। ऐसे में अचानक से ये क्रैश और मौत बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। अब इस हादसे के बाद इजराइल शक के दायरे में आ गया है। यह हादसा ईरान और इजराइल के बीच तनातनी में आग में घी डालने का काम करने वाला है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको विदेश मामलों के जानकार रोबिन सचदेवा को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए रोबिन इस पूरे मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं। डेफिनेटली ये प्रश्न उठ रहा है इस समय और काफी दिन तक उठता रहेगा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये नेचुरल कॉज है जिसके कारण या किसी साजिश खास करके इजराइल द्वारा करी गई है। और इजराइल का माना जाता है और जाना जाता है और पता भी है कि इजराइल इस तरह की इस तरह की हादसे करने में माहिर है। और ईरान के अंदर तो खासकर इजराइल ने कई उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट इंजीनियर्स को मारा है, टारगेटेड किलिंग करी है। तो ऐसे में और ईरान इजराइल की जो टेंशन्स चल रही हैं, ऐसे में डेफिनेटली ये प्रश्न उठेंगे कि ये इसमें मोसाद या इजरायली एजेंसीज का हाथ है या नहीं है। परंतु जहाँ तक अभी समझ आ रहा है वो ये है कि ये मामला मौसम से रिलेटेड है। माउंटेनियस रीजन था, रात का समय था, बारिश थी, फॉग थी, अंधेरा था और तब ये एक्सीडेंट हुआ है। बट बिल्कुल यस, इस समय तभी तो दुनिया इस समय टेंशन में, अमेरिका भी इस समय टेंशन में सारी तरफ अगले 24-48 घंटों में कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है ये साजिश थी इजराइल द्वारा। और अगर नहीं भी थी, ईरान की लीडरशिप अगर इस बात को मान ले कि ये साजिश थी और ये मोसाद ने कराया है तो फिर ईरान का कुछ रिएक्शन हो सकता है। तो ये खतरा है अभी फिलहाल अगले 48-72 घंटों के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पूरे हादसे पर साजिश के सवाल बने हुए हैं। वहीं ईरान अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दिया। अगर इसमें जरा सी भी साजिश की सबूत मिलते हैं तो एक बड़े युद्ध का आगाज हो सकता है। हालांकि इजराइल इस पूरे हादसे पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और इस पूरे घटना पर कुछ भी नहीं बोल रहा है, बोलने से ही बच रहा है। अभी तक इजराइल की तरफ से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस घटना पर वो पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मिडिल ईस्ट में छाई अशांति, तनाव के बीच रईसी की मौत की इस खबर से इस वक्त पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया भर के टीवी, अखबार, वेबसाइट, सोशल मीडिया, तमाम जो प्लेटफॉर्म हैं, बस एक ही खबर छाई हुई है, वो है ईरान के राष्ट्रपति की मौत की खबर। हर कोई ये जानना चाहता है कि ईरान में अचानक इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, राष्ट्रपति हादसे का शिकार कैसे हो गए। क्या रईसी के साथ हुआ हादसा कोई इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? दुनिया के तमाम मुल्क ये जानना चाहते हैं। ईरान का इजराइल के साथ 36 का आंकड़ा है। ईरान इजराइल का सालों से विवाद चल रहा है।
ईरान का सबसे बड़ा तबका इस हादसे के पीछे इजराइल की साजिश मान रहा है और तमाम अटकलों इस बात की गवाही दे रही हैं कि जो जंग है यह हादसा नहीं बल्कि यह एक हकीकत हो सकता है। इस तरह की बातें चल रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पर तमाम तरह की जांच पड़ताल की बात चल रही है, लेकिन साजिश की लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के बेटे हादी नसरुल्लाह ने तो इजराइल को धमकी तक दे डाली है। हादी नसरुल्लाह ने कहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में अगर इजराइल का नाम आया तो दुनिया का नक्शा बदल देंगे। ऐसे में अगर किसी साजिश की बात आती है तो क्या होगा, यह भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, जरा समझ लीजिए। इसकी पहली आशंका यह है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध और ज्यादा भड़केगा। दूसरा, ईरान से निशाने पर इजराइल हो जाएगा। इसके अलावा ईरान इजराइल में सीधा युद्ध होगा, जंग में अमेरिका भी शामिल होगा और दुनिया दो गुटों में बंटती नजर आएगी। यानी एक बार फिर से विश्व युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ये 5 ऐसे सवाल हैं, आशंका हैं, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ईरान की इजराइल के साथ साथ कई देशों से दुश्मनी थी, रईसी निशाने पर थे, जिसमें अमेरिका का नाम भी शामिल है। न्यूक्लियर पावर राष्ट्र बनाने में जुटे अमेरिका काफी ज्यादा नाराज है। ईरान सिर्फ 7 दिनों में एटमी शक्ति बनाने वाला था, इसलिए इस हादसे के पीछे एक परमाणु कनेक्शन भी बताया जा रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि रईसी की मौत के पीछे क्या परमाणु बम का कनेक्शन है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्टर राफेल ग्रोसी का एक बड़ा दावा सामने आया है। इस दावे में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी एजेंसी है IAEA सिर्फ 7 दिन में एटमी शक्ति बनाने वाला था ईरान, और ईरान के पास बेहतर क्वालिटी का यूरेनियम भंडार है। 18 गुना ज्यादा बेहतर क्वालिटी के यूरेनियम का भंडार, 90% क्वालिटी वाले यूरेनियम भंडार भी ईरान के पास है। एटम बम के लिए 90% क्वालिटी वाला यूरेनियम की जरूरी भी है। IAEA को एटमी प्रोग्राम की नजर से रखने से रोका जा चुका है। ईरान ने पहले ही UN के निगरानी उपकरणों को हटाया भी था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईरान के इस परमाणु मिशन से अमेरिका काफी ज्यादा नाराज था। परमाणु कार्यक्रम की वजह से अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। ईरान जल्द ही परमाणु परीक्षण करने की तैयारी भी था, और ईरान का परमाणु संपन्न होना अमेरिका और पश्चिम देशों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ था। अमेरिका और पश्चिम देशों के आमतौर पर इजराइल को समर्थन करते थे। हालिया इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में भी अमेरिका ने खुले तौर पर इजराइल का समर्थन किया था। तभी से ईरान और अमेरिका में भी काफी ज्यादा तनातनी देखने को मिल रही थी। इसलिए इस मौत के पीछे परमाणु कनेक्शन भी बताया जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रईसी की मौत से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और पूरी दुनिया उनकी मौत से बहुत ज्यादा सदमे में है, गुस्से में है, परेशान है, हैरान है। रईसी का यूं अचानक दुनिया को अलविदा कह देना किसी को समझ में नहीं आ रहा है। रईसी की मौत एक हादसा है या साजिश है, यह तो फिलहाल नहीं बताया जा सकता, लेकिन यह जांच के बाद ही पता चलेगा। अपने प्रेसिडेंट के इंतकाल के बाद ईरान में मातम पसरा हुआ है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान से लेकर कई देशों ने ईरानी राष्ट्रपति के निधन पर भी शोक जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इब्राहिम रईसी की मौत पर शोक जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से बहुत दुखी हूं।
भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार, ईरान के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। यह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। इब्राहिम रईसी जून 2021 में हसन रूहानी की जगह ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। पीएम मोदी के साथ उनकी अच्छी केमिस्ट्री थी, अच्छी दोस्ती थी और पिछले साल दोनों नेता भी मिले थे। नवंबर में दोनों नेताओं ने फोन पर बातचीत भी की थी और इस दौरान गाजा के हालात के साथ साथ चबहार पोर्ट पर विकास की चर्चा भी हुई। पीएम मोदी रईसी को अपना अच्छा दोस्त मानते थे। पिछले कुछ सालों में ईरान और हिंदुस्तान एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आए थे। पाकिस्तान जहां ग्वादर में चीन के साथ मिलकर नजदीकियां बढ़ाता रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने उससे 2 कदम आगे चलकर चबहार में अपने पांव जमा लिए थे। ईरान खुशी खुशी हिंदुस्तान को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और आगे तक की एंट्री के लिए रास्ता दे रहा था। हिंदुस्तान के लिए ईरान फारस की खाड़ी में एक अहम ताकत है और यही वजह है कि हिंदुस्तान ने फैसला लिया है कि रईसी की मौत पर एक दिन का हिंदुस्तान में राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। शोक के दिन पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित तौर से फहराया जाता है, उस दिन कोई आधिकारिक मनोरंजन, कोई कार्यक्रम नहीं होगा। यह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना तरीका है, अपनी दोस्ती निभाने का तरीका है और दोस्ती को किस तरीके से निभाया जाता है, ये कोई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। और इस हादसे पर लगातार जांच पड़ताल चल रही है। आने वाले दिनों में यह तस्वीर साफ होगी कि यह हादसा है या कोई बड़ी साजिश हुई है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।